जय श्री कृष्ण मेरे भाइयों। द इंस्पायर गुरुकुल की इस डिस्कशन सीरीज में आप लोगों का स्वागत है। और आज का जो हमारा सेशन रहेगा वो 1857 की जो क्रांति है उससे रिलेटेड रहेगा, क्योंकि इससे पहले हमारा एक सेशन हो चुका है और कुछ रियासतों की घटनाएं हैं वो बाकी रह गई थी। तो हम लोग आज सबसे पहले मेवाड़ के बारे में देखेंगे कि मेवाड़ में है जो 1857 की क्रांति का जो घटनाक्रम है वो किस प्रकार रहा है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो मेवाड़ के शासक थे स्वरूप सिंह, और वो है जो ईस्ट इंडिया कंपनी के समर्थन में थे। मेवाड़ के जो अधिकांश सामंत हैं वो ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध थे। आपने कोठारिया के जोत सिंह और सलूम्बर के है वो केसरी सिंह का नाम सुना होगा। इन्होंने है वो विद्रोहियों को शरण और रसद पहुंचाई थी, यानी कि खाने पीने की चीजें पहुंचाई थी, और अपने ही राज्य या अपने जागीर में है वो इन्होंने शरण भी दी थी। सामंतों को ये लगता था कि मतलब जो शासक और सामंतों के बीच जो ईर्ष्या भाव फैला है या फिर जो उनके बीच दूरी आई है वो ईस्ट इंडिया कंपनी की वजह से आई है। इसलिए सामंतों ने ये प्रयास किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता को जो कैसे न कैसे उखाड़ा जाए, और इसी हिसाब से वो सामंतों ने ईस्ट इंडिया कंपनी का विरोध किया और विद्रोहियों को है वो अपने राज्य में शरण दी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो महाराणा स्वरूप सिंह ने है वो जो नीमच में जब विद्रोह हुआ तो वहां से भागकर जितने भी ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी आए थे उनको है वो जगमंदिर महल में शरण दी थी। और जब ये जो सेना है वो नीमच पहुंची तो वहां के सैनिकों को देखकर मेवाड़ की सेना में भी ये भय फैला कि यार कहीं ना कहीं आटे में वो हड्डियों का चूरा मिलाया जा रहा है, और जो कारतूस से संबंधित है वो अफवाह इन्होंने भी सुनी। तब एक व्यक्ति था अर्जुन सिंह, और उस अर्जुन सिंह ने है वो आटे से बनाकर है वो रोटी इनके सामने खाई थी। तो ये क्वेश्चन आ सकता है फैक्चुअली कि मतलब किस व्यक्ति के द्वारा मेवाड़ की सेना को संतुष्ट करने के लिए है वो स्वयं ने रोटी बनाकर खाई थी। तो वो आपका आंसर होगा अर्जुन सिंह। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मेवाड़ रियासत की कुछ है वो ऐसी जागीरें थी जिनके द्वारा विद्रोहियों का समर्थन किया गया। उसमें मुख्यतः नाम आते हैं, एक तो शाहपुरा है और दूसरा आसिंद और तीसरा है बदनौर, यानी कि वर्तमान में ये तीनों भीलवाड़ा में है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बिंडर और बनेड़ा की जो जागीर है इनके जागीरदारों ने भी है वो विद्रोहियों का समर्थन किया है। तो मतलब एक फैक्ट आ सकता है या फिर ऐसे लाइन दी जा सकती है आरपीसी के द्वारा कि मतलब शाहपुरा, आसिंद और बदनौर के जो जागीरदार थे इनके द्वारा है वो विद्रोहियों का समर्थन किया गया। और जब नीमच, निम्बहेड़ा और जीरन इन तीन स्थानों पर है वो विद्रोहियों के द्वारा कार्रवाई की गई थी, तो इनका दमन करने के लिए मेवाड़ के महाराणा के द्वारा समर्थन किया गया था। तो ये भी फैक्ट आ सकता है कि नीमच, निम्बाहेड़ा और जीरन में है वो विद्रोहियों का दमन करने के लिए है वो मेवाड़ की सेना ने ईस्ट इंडिया कंपनी की सहायता की थी। तो ये दो दो फैक्ट है, आप ध्यान रखना इनके बारे में। इसके अलावा मेवाड़ के महाराणा ने एक और काम किया कि जो खेरवाड़ा और कोटड़ा की जो सैनिक चौकियां थी उनके जो गरासिया सरदार थे उनको एक आदेश दिया था कि मतलब अपने क्षेत्रों में वो शांति बनाए रखें, और जितने भी जो सैनिक हैं उनको है वो ईस्ट इंडिया कंपनी का समर्थक बनाए रखें। तो आपको ये ध्यान रखना है कि खेरवाड़ा की जो छावनी है वो अंग्रेज समर्थक बनी रहती, और इसमें है वो डूंगरपुर के शासक उदय सिंह का भी बहुत बड़ा रोल है। तो आप ये ध्यान रखना कि जो खेरवाड़ा और ब्यावर की जो छावनियां हैं ये दोनों अंग्रेज समर्थक थी। अब हम डिस्कस करेंगे जो जयपुर रियासत में है वो घटनाक्रम वो किस प्रकार रहा है। आपको यहाँ पर एक कीवर्ड याद रखना है एसयूवी, यानी कि जो यहाँ के विद्रोही थे उनमें सादुल्ला खान और उस्मान खान और विलायत खान, ये तीन व्यक्ति थे, यानी सादुल्ला, उस्मान और विलायत। ये कीवर्ड आपको ध्यान रखना है एसयूवी के तहत, यानी कि ऑप्शन एलिमिनेट करने में इस एसयूवी का बहुत बड़ी भूमिका रहेगी, क्योंकि कई बार नाम याद नहीं आते हैं, क्योंकि जो टोंक रियासत से संबंधित नाम है वो ऑप्शन में ऐड किए जाएंगे जो मुस्लिम नाम है, और कई बार है वो कंफ्यूजन हो सकती है। और अगर ऐसा सवालों में अगर कंफ्यूजन की वजह से क्वेश्चन गलत हो जाता तो वो बड़ा लॉस रहेगा आपके लिए। तो आपको एसयूवी कीवर्ड है वो जयपुर के लिए याद रखना है। एमटीएस जो कीवर्ड है वो मारवाड़ के लिए याद रखना है। और आरंग का संबंध तो हमने कोटा से पढ़ा ही था, रतनलाल, जियालाल, मेहराब खां और जयदयाल खां। और मारवाड़ में हमने देखा था कि मोतीलाल या मोती खां और तिलक राम और शीतल प्रसाद है वो मुख्यतः विद्रोही रहे थे। तो ये कीवर्ड्स आपको जरूर ध्यान रखना है। जयपुर रियासत का जो राजा था वो राम सिंह था, और राम सिंह है वो ईस्ट इंडिया कंपनी का समर्थक रहता है। इसका एक मंत्री था शिव सिंह, और शिव सिंह ने है वो राम सिंह को एक सलाह दी थी कि आप ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ साथ बहादुर शाह जफर जो कि मुगल शासक थे इन दोनों से है वो अच्छे संबंध बनाए रखें। यानी कि ये था कि अगर कोई भी पक्ष जीता तो हम है वो उसका फायदा उठा सकते हैं।
यानी कि शिव सिंह ने तो ये सलाह दी थी कि मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर और ईस्ट इंडिया कंपनी इन दोनों से वो संबंध है वो सौहार्दपूर्ण बनाए रखें। लेकिन इनका जो निजी सचिव था शिवदान सिंह, उन शिवदान सिंह ने है वो ईस्ट इंडिया कंपनी का समर्थन देने के लिए जोर दिया था, यानी कि इन पर दबाव डाला था। इसके अलावा अगर हम बात करें तो गुड़गांव में जो विद्रोह हुआ था उसमें है वो जयपुर की भी बहुत बड़ी भूमिका रही है। यानी कि एक व्यक्ति था फैजल अली खां और अचरोल का ठाकुर था रणजीत सिंह। इन दोनों व्यक्तियों के द्वारा जो गुड़गांव में विद्रोह हुआ था उसका दमन किया गया है। तो आपको इन दो व्यक्तियों के नाम याद होने चाहिए कि फैजल अली खां और अचरोल के जो ठाकुर रणजीत सिंह थे, इन दो व्यक्तियों के द्वारा गुड़गांव में है वो दमन किया गया था विद्रोहियों का। तो जयपुर में आपको कुल मिला के ये याद रखना है कि सादुल्ला, उस्मान और विलायत इन तीन व्यक्तियों के द्वारा विद्रोह किया जाता है और राम सिंह है वो यहाँ का शासक होता है। इसके अलावा शिव सिंह ने इनको सलाह दी थी कि बहादुर शाह जफर और ईस्ट इंडिया कंपनी से है वो सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखें और शिवदान सिंह ने ये कहा था कि आप ईस्ट इंडिया कंपनी का साथ दीजिए। इसके अलावा जो गुड़गांव में विद्रोह होता है उस विद्रोह का है वो दमन करने के लिए फैजल अली खां और रणजीत सिंह की सेना जाती है। रणजीत सिंह है वो अचरोल का ठाकुर होता है। इसके साथ ही हमने ये भी देखा था कि जो अजमेर में शस्त्रागार था, यानी कि जो राजस्थान में है वो अंग्रेजों का मुख्य केंद्र है वो अजमेर था। तो एक्चुअली जयपुर के राजा राम सिंह द्वितीय ने है वो संचार मार्ग खुला रखा था, यानी कि आगरा से लेकर अजमेर के बीच जो संचार का मार्ग था वो जयपुर के शासक राम सिंह द्वितीय की वजह से ही खुला रहा है। ये जो सेंटेंस है या छोटी छोटी चीजें हैं वो सेंटेंस के रूप में आरपीसी के द्वारा दी जा रही है, क्योंकि आरपीसी जिस हिसाब से ट्रेंड चेंज कर रही है उस हिसाब से क्वेश्चन ऐसा आ रहा है कि निम्नलिखित में से असत्य कथन बताइए। तो आप अब ज्यादा फैक्ट पर जोर नहीं दे सकते, आपको छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देना होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें करौली रियासत की, तो यहाँ का शासक था मदन पाल और मदन पाल है वो ईस्ट इंडिया कंपनी का समर्थन करता है। आगरा में और कोटा में है वो जो विद्रोह था उसका दमन करने के लिए वो करौली के शासक मदन पाल के द्वारा सेना भेजी जाती है। तो आपको ये ध्यान रखना कि आगरा और कोटा में जो विद्रोह हुए थे उनका दमन करने के लिए है वो करौली रियासत के द्वारा सहायता दी गई। इसी कारण है वो करौली रियासत की जो तोपों की सलामी थी वो बढ़ाकर है वो 17 कर दी गई थी। तो आपको ये ध्यान रखना कि टोंक और करौली ये दो रियासतें थी राजस्थान की जिनकी है वो तोपों की सलामी में वृद्धि की गई। तो ये हो सकता है आपको कॉम्बो में पूछ लिया जाए कि ऐसी कौन सी दो रियासतें हैं जिनकी तोपों की जो सलामी थी उनमें वृद्धि की गई है। तो यानी कि इन दोनों की 17 की गई थी, टोंक और करौली की। अब हम डिस्कस करेंगे टोंक रियासत में जो घटनाक्रम है वो किस प्रकार रहा। यहाँ का शासक तो था वजीरुद्दौला और इसके मामा थे मीर आलम खां। तो वजीरुद्दौला तो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी का समर्थन में रहते हैं और इनके जो मामा थे मीर आलम खां उनके द्वारा सेना को लेकर विद्रोहियों को सहयोग दिया जाता है। यानी कि जो टोंक की सेना थी उनके द्वारा है वो विद्रोहियों का समर्थन किया जाता है। इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी और टोंक की सेना जो कि मीर आलम खां के नेतृत्व में थी, इन दोनों के बीच एक युद्ध होता है जिसमें मीर आलम खां है वो मारा जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना कि मीर आलम खां के द्वारा विद्रोहियों का समर्थन किया गया है। इसके अलावा टोंक में दो व्यक्ति थे जिनके द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध है वो कार्रवाई की जाती है, जिनमें पहला तो नाम है अहमद यार खान का और दूसरा है गुलाम मोइनुद्दीन का। अहमद यार खान है वो टोंक रियासत का एक परगना है, निम्बाहेड़ा वहाँ का हाकिम था और पलोद का ठिकानेदार था गुलाम मोइनुद्दीन। इन दोनों के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध कार्रवाई की जाती है। आपको ये ध्यान रखना है कि जो पलोद का ठिकानेदार गुलाम मोइनुद्दीन था इसके द्वारा है वो बहादुर शाह जफर से एक मुलाकात की गई थी और ये जो बात है वो जब टोंक के नवाब है वो वजीरुद्दौला को पता चली तो उनके द्वारा है वो इनकी जागीर को जब्त कर लिया गया था। तो आपको टोंक रियासत से संबंधित ये सब चीजें याद रखनी है कि यहाँ का नवाब था वजीरुद्दौला जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी का समर्थन किया। मामा थे मीर आलम खां, उनके द्वारा विद्रोहियों का समर्थन किया गया था। फलोद का ठिकानेदार था गुलाम मोइनुद्दीन, उन्होंने है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध कार्रवाई की। और इसके अलावा निम्बाहेड़ा का एक हाकिम था अहमद यार खान, उसके द्वारा भी है वो ईस्ट इंडिया कंपनी का विरोध किया जाता है। गुलाम मोइनुद्दीन की तो है वो जागीर जब्त कर ली जाती है और इसके अलावा यहाँ की सेना और जनता ने तात्या टोपे का सहयोग किया था। अब हम अलवर रियासत से संबंधित घटनाक्रम देखेंगे। यहाँ का शासक होता है बन्ने सिंह और जुलाई 1857 में है वो बन्ने सिंह की मृत्यु हो जाती है और इसके बाद शासक बनते हैं शिवदान सिंह। ये दोनों व्यक्ति ही या ये दोनों शासक है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के समर्थन में रहते हैं, यानी कि बन्ने सिंह और शिवदान सिंह ये दोनों है वो ईस्ट इंडिया कंपनी का समर्थन करते हैं। लेकिन यहाँ की जो जनता थी उनके द्वारा है वो
विद्रोहियों का समर्थन किया। बन्ने सिंह के द्वारा एक काम किया जाता है कि जो आगरा में विद्रोह हुआ था, वहाँ पर जितने भी ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी थे, उनके स्त्रियों और उनके बच्चों की सहायता के लिए वो एक सेना भेजता है। लेकिन ये होता है कि जब ये सेना है वो अछनेरा नामक स्थान पर पहुंचती है, तो क्रांतिकारियों और अलवर राज्य की जो सेना है, इनके बीच एक युद्ध होता है। तो आपको ये जगह याद रखनी है कि इनका जो संघर्ष है, वो अछनेरा नामक स्थान पे हुआ था। कई बार आरपीसी इस छोटे से नाम को है वो फैक्ट में कन्वर्ट करके क्वेश्चन पूछ सकती है कि अलवर रियासत की सेना और क्रांतिकारियों के बीच है वो संघर्ष कहाँ हुआ था। तो अछनेरा, आप ये ध्यान रखना कि अछनेरा में इनके बीच संघर्ष हुआ। क्रांतिकारियों की विजय तो नहीं हुई, लेकिन कई ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी भी इसमें मारे गए थे। इसके साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना है कि जब है वो दिल्ली पर क्रांतिकारियों का अधिकार हुआ और उसके बाद है वो वापस ईस्ट इंडिया कंपनी ने अधिकार किया था, तो जितने भी क्रांतिकारी थे उनके द्वारा है वो अलवर राज्य में शरण ली जाती है। यानी कि दिल्ली के क्रांतिकारियों के द्वारा अलवर राज्य में शरण ली जाती है, क्योंकि दिल्ली के पास ही पड़ता है अलवर। और अलवर राज्य की जो पुलिस थी, उनके द्वारा है वो इन क्रांतिकारियों को गिरफ्तार करवा दिया जाता है। अब हम डिस्कस करेंगे जो धौलपुर का घटनाक्रम है उसके बारे में। धौलपुर का शासक था भगवंत सिंह, और भगवंत सिंह है वो ईस्ट इंडिया कंपनी का समर्थन करता है। और यहाँ के जो नेतृत्वकारी थे वो थे हीरालाल और रामचंद्र। यानी कि आपको कीवर्ड्स के रूप में हीरा याद रखना है, इससे हीरालाल हो जाएगा और राज से रामचंद्र हो जाएगा। हीरालाल और रामचंद्र है, ये तो क्रांतिकारियों के नेता थे, और भगवंत सिंह यहाँ के शासक थे जो ईस्ट इंडिया कंपनी का समर्थन करता है। इसके अलावा यहाँ एक गुर्जर नेता था देवा, और उसके द्वारा वो 3000 सैनिकों को लेकर खजाने से वो 2 लाख रुपए की लूट कर दी जाती है। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो धौलपुर का शासक था भगवंत सिंह, उसके द्वारा मथुरा और करौली में विद्रोह का दमन करने के लिए सेना भेजी जाती है। लेकिन जब धौलपुर पर खुद पर आफत आई, तो पटियाला से एक सेना आती है और दिसंबर 1857 में वो क्रांतिकारियों से मुक्त करवाई जाती है, मतलब धौलपुर की रियासत को। तो आपको धौलपुर रियासत में कुछ याद नहीं रखना ज़्यादा, इतना याद रखना कि हीरालाल और रामचंद्र के द्वारा विद्रोह किया जाता है। यहाँ का शासक भगवंत सिंह होता है, जिसके द्वारा मथुरा और करौली में वो विद्रोह का दमन करने के लिए सेना भेजी है देती है। और पटियाला का जो शासक था, उसके द्वारा एक सेना भेजकर है वो धौलपुर को क्रांतिकारी से मुक्त करवाया जाता है। इसके अलावा अगर हम बीकानेर परगने के बारे में बात करें, तो बीकानेर का शासक था सरदार सिंह, और सरदार सिंह के बारे में ऐसा कहा जाता है कि इसने है वो खुद ने नेतृत्व किया था। यानी कि सरदार सिंह एकमात्र ऐसा शासक था जिसके नेतृत्व में वो सेना है वो राजस्थान राज्य से बाहर गई थी। यानी कि हिसार, सिरसा जो क्षेत्र है हरियाणा का, यहाँ तक पहुंची थी, और बाडलो नामक स्थान पर क्रांतिकारियों और बीकानेर सेना के बीच युद्ध होता है। इसी के बाद है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा टिब्बी परगने के 41 गांव है वो सरदार सिंह को दिया जाता है। अब हम डिस्कस करेंगे बांसवाड़ा रियासत के बारे में, और बांसवाड़ा को जो शासक होता है वो लक्ष्मण सिंह था। यानी कि आपको कीवर्ड्स के रूप में याद रखना बीएल, यानी डूंगरपुर का उदय सिंह यानी कि कीवर्ड हो जाएगा डीयू, बांसवाड़ा का लक्ष्मण सिंह यानी कीवर्ड हो जाएगा बीएल, और प्रतापगढ़ का है वो दलपत सिंह रहेगा। यानी प्रताप का जो दल है वो बहुत ही ज्यादा शानदार था, इससे आप याद रख सकते हैं कि प्रतापगढ़ का है वो दलपत सिंह है, डूंगरपुर का उदय सिंह है, बांसवाड़ा का बीएल से लक्ष्मण सिंह है। इसके साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना है कि जब वो तात्या टोपे है वो राजस्थान आता है, तो 11 दिसंबर 1858 को बांसवाड़ा रियासत पर पहुंचता है, और मतलब कि बांसवाड़ा रियासत पर उसने अधिकार कर लिया 11 दिसंबर 1858 को। लेकिन जब उसको ये पता पड़ता है कि यार एक अंग्रेजी सेना है वो उसका दमन करने के लिए आती है, तो वो यहाँ से वो मेवाड़ की तरफ निकल जाता है। यहाँ का जो एक ठिकाना था या फिर जागीर थी कुशलगढ़, कुशलगढ़ का एक व्यक्ति था हमीर सिंह। उस हमीर सिंह के द्वारा है वो तात्या टोपे और इन विद्रोहियों का है वो दमन करने का प्रयास किया जाता है, लेकिन वो असफल रहता है। तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि बांसवाड़ा का शासक लक्ष्मण सिंह था, जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी का समर्थन किया। यहाँ का एक परगना है कुशलगढ़, वहाँ का शासक हमीर सिंह था, जिसने विद्रोहियों का दमन करने का प्रयास किया जाता है। और 11 दिसंबर 1858 को जब तात्या टोपे है वो बांसवाड़ा आता है, तो उस पर अधिकार कर लेता है। लेकिन जब उसे पता पड़ता है कि एक ईस्ट इंडिया कंपनी की जो सेना है वो उसकी तरफ आ रही है, तो वो मेवाड़ की ओर पलायन कर जाता है। इसके अलावा अगर हम झालावाड़ और जैसलमेर रियासत की बात करें, तो झालावाड़ रियासत का शासक तो था पृथ्वी सिंह, और जैसलमेर रियासत का जो राजा था वो था रणजीत सिंह। तो झालावाड़ का पृथ्वी सिंह और जैसलमेर का रणजीत सिंह, ये दोनों व्यक्ति है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के समर्थक बने रहते हैं। और पृथ्वी सिंह ने तो यहाँ तक इनाम की घोषणा कर दी थी कि जो भी व्यक्ति
क्रांतिकारियों को पकड़ कर लेकर आएगा तो मैं उस व्यक्ति को इनाम दूंगा। इसके साथ ही जब दिल्ली पर ईस्ट इंडिया कंपनी का पुनः अधिकार हुआ तो है वो एजेंट टू गवर्नर जनरल जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस को है वो बधाई भेजी थी झालावाड़ के पृथ्वी सिंह ने। तो ये थोड़ा ध्यान रखना कि झालावाड़ रियासत का जो पृथ्वी सिंह था, जब दिल्ली पर ईस्ट इंडिया कंपनी का वापस अधिकार होता है तो इसने है वो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस को बधाई भेजी थी कि मतलब बधाई हो, आपने वापस है वो दिल्ली पर अधिकार कर लिया है। इसके अलावा जो रणजीत सिंह थे, जब सिंध से एक ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना आई, जबकि कोटा में जो विद्रोह हुआ था उसके दमन के लिए, तो जैसलमेर के रणजीत सिंह ने है वो उनको रसद पहुंचाई थी, यानी कि जो खाने पीने की चीजें होती हैं उसको रसद कहते हैं, तो वो पहुंचाई थी रणजीत सिंह ने। तो आपको ये ध्यान रखना कि कोटा के विद्रोह का दमन करने के लिए जब सिंध से एक सेना आती है तो उसकी सहायता वो जैसलमेर के शासक रणजीत सिंह के द्वारा की जाती है। इसके अलावा कुछ ऐसे फैक्ट है जो आपको ध्यान रखना है कि 1857 की क्रांति के बाद झालावाड़ एकमात्र ऐसी रियासत थी जिससे 1 वर्ष तक की खिराज नहीं ली गई थी, और बूंदी की जो रियासत थी उसके है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा उदासीन बताया गया था, यानी कि बूंदी ने इतना भाग नहीं लिया था। यानी कि हमने ये भी पढ़ा है कि जब नीमच में वो विद्रोह हुआ था तो बूंदी की सेना भी दमन के लिए गई थी, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी ये कहती है कि जो बूंदी का शासक है वो उदासीन था, उसने इतनी बड़ी भूमिका निभाई नहीं, और झालावाड़ से 1 वर्ष तक का खिराज नहीं लिया जाता है। टोंक और करौली ऐसी 2 रियासतें थी जिनके वो तोपों की सलामी में वृद्धि कर दी गई थी। इसके अलावा अगर हम राजस्थान में 1857 की क्रांति के विद्रोह के स्वरूप के बारे में बात करें तो प्रिचार्ड की जो पुस्तक थी द म्यूटिनीज इन राजपूताना, उसमें ये कहा गया है कि जो विद्रोह है वो सैनिक विद्रोह के रूप में शुरू होता है, लेकिन जो अंत तक जाते हुए इसका स्वरूप बदल जाता है, क्योंकि टोंक और कोटा ये तो है जिनमें ना जनता ने भाग लिया था, और आउवा में भी देखा कि जनता के द्वारा भाग लिया गया था। इसके अलावा अगर हम बात करें कि जो सूर्यमल मिश्रण थे, उनके द्वारा है वो एक पुस्तक लिखी थी वीर सत्सई, और उन्होंने उन्होंने उसमें ये कहा था कि जो जनता ने है वो गुप्त संगठन बनाकर ईस्ट इंडिया कंपनी का विरोध किया था और इसकी जो सत्ता है उसको उखाड़ने का प्रयास किया था। इसके अलावा नाथूराम खड़गवत की जो पुस्तक थी राजस्थान रोल इन द स्ट्रगल ऑफ 1857, उसमें ये कहा था कि जितने भी सामंत थी, जनता थी, सैनिक थी, इनका एकमात्र उद्देश्य भी यही था कि अंग्रेजी सत्ता को उखाड़ा जाए। तो ये ध्यान रखना आपको। इसके अलावा अगर हम 1857 की क्रांति की जो रचना है उसके बारे में बात करें तो जोधपुर के जो मान सिंह थे उनका एक कवि था बाकीदास, और बाकीदास के द्वारा आयो अंग्रेज मुल्क के ऊपर एक रचना लिखी जाती है। और इसके अलावा सूर्यमल मिश्रण ने वो वीर सत्सई लिखा था, और अहुआ पर है वो गिरवरदान के द्वारा 3 छप्पे लिखे जाते हैं। तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि रिचार्ड ने द म्यूटिनीज राजपूताना लिखी, सूर्यमल मिश्रा ने वीर सत्सई लिखी, नाथूराम खड़गवत ने द राजस्थान रोल इन द स्ट्रगल ऑफ 1857 लिखा, और इसके अलावा अगर हम बात करें तो बाकीदास ने आयो अंग्रेज मुल्क के ऊपर ये जो रचनाएं थी वो बाकीदास की थी। अगर ये सेशन आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ये जो है वो एक डिस्कशन सीरीज है।